हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका रेलवे एनटीपीसी का क्लास, जिसमें अभी टाइम है हमारे पॉलिटी का। ठीक है, और जो भी टॉपिक्स के क्लास चल रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स के क्लास चल रहे हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आपने पुराना वीडियोस नहीं देखा है तो वहाँ से जाके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका मूल उद्देश्य क्या है। इसका मूल उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? ये कहा जाता है भाग 3 को। किसको कहा जाता है? भाग 3 को। मैग्ना कार्टा वर्ड देखो जो संबंधित है वह इंग्लैंड की जनता ने इंग्लैंड के सम्राट से सुरक्षा प्राप्त किया था इसके तहत। ठीक है, ये एक तरह का अधिकार प्राप्त पत्र था। तो इसीलिए मैग्ना कार्टा वर्ड जहां पे भी आता है वो आ जाता है कि जनता को एक तरह का अधिकार मिलना। तो हमारे यहाँ भी भाग 3 में क्या है? ये है हमारा मौलिक अधिकार। इसी कारण से इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी व्यय में मितव्ययता तथा नियम निष्ठा से संबंधित है? मितव्ययता तथा नियम निष्ठा किस चीज में? तो सरकारी व्यय में। इससे संबंधित निम्न में से कौन सा है? यह है आंकलन समिति। आंकलन समिति क्या करती है? आंकलन समिति या इसको प्राक्कलन समिति भी कहते हैं। प्राक्कलन समिति यह शासन पर वित्तीय नियंत्रण का कार्य करती है। ठीक है, तो जो भी अभी सत्ते में है उसके ऊपर एक वित्तीय नियंत्रण का काम करती है प्राक्कलन समिति। और इसमें होता कौन है? इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं जो लोकसभा के द्वारा चयनित होता है। ठीक है, और प्राक्कलन समिति अस्तित्व में कब आया? ये अस्तित्व में आया 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और अभी इसका अध्यक्ष कौन है? तो अभी मुरली मनोहर जोशी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों में कौन रखता है? वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों में कौन रखता है? ये रखा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 4 में राज्य सरकारों के लिए एक समान संरचना निर्धारित की गई है, यह लागू होती है। तो राज्य संविधान के भाग 4 में राज्य सरकारों के लिए एक समान संरचना निर्धारित की गई है, यह लागू होती है। किन पर लागू होती है? तो यह लागू होती है सभी राज्यों में, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में, सभी राज्यों पर। भाग 4 में है क्या? यह है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। इसको सम्मिलित किसमें किया गया है? इसको किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जिसको राजनीति निर्देशात्मक तत्व भी कहते हैं। राजनीति निर्देशात्मक तत्व कहा जाता है या इसको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे चौथी अनुसूची नहीं मार देना, ये भाग 4 है। भाग 4 और अनुसूची अलग अलग है। तो यह भाग 4 में जो आपके अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता क्या जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जाता है? तो जो भी राजस्व प्राप्त हो या ऋण वसूली हो, ये सब किस निधि में जाता है? तो किस निधि में जाता है? यह भारत के लोक लेखा निधि में जाता है। मैंने जब आपको इन 3 निधि के बारे में मैंने बताया था, 3 फंड के बारे में बताया था, तो वहां पे मैंने बताया हुआ था वो उन खर्चों को हम लोग लोक लेखा निधि में रखते हैं जिसको हमको वापस करना होता है। ठीक है, तो यहां से देखो कीवर्ड आपको पकड़ना है, वो सभी राजस्व जो ऋण वसूली से प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग लोक लेखा निधि में रखते हैं। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको जो मैंने बताया हुआ था कॉन्सेप्ट वो याद है तो आप इसको मार सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। तो आपको दिया हुआ है कुछ ऐसे टर्म्स और किस सूची में शामिल है ये आपको देखना है। तो पहला है 1, ये समवर्ती सूची में, बिल्कुल सही, 1 समवर्ती सूची में है। इसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, ये गलत है। स्टॉक एक्सचेंज ये
राष्ट्रीय सूची केंद्रीय सूची में आता है, समवर्ती सूची में नहीं। डाकघर, बचत बैंक ये संघ सूची सही है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य ये राज्य सूची, ये भी सही है। तो आपका बस गलत कौन सा है? गलत है स्टॉक एक्सचेंज, जो आता है संघ सूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या थी। देखो कितना अच्छा से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि जब संविधान सभा की 31 अक्टूबर 1947 में बैठक हुई तो घटी हुई सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये थी 299। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सदस्य जाने थे वो निकल चुके थे, और जो बच गया था वो था 299 सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? यानी हमारा वो अधिकार है लेकिन वो विदेशियों को भी प्राप्त है, ऐसा कौन सा अधिकार है? तो वो अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। यानी अगर कोई विदेशी यहाँ पे आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कभी भी मार देंगे और उसको जीने की स्वतंत्रता उसकी समाप्त हो जाती है। हमने ये अधिकार उनको भी दिया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्र रूप से जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार उनको प्राप्त है, ताकि वो आराम से यहाँ पे जितने दिन तक वीजा पे हैं वो रह सकें। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आर्थिक न्याय, हम देखो आर्थिक न्याय का सेंस ये है कि जो इक्वालिटी होना चाहिए एक समाज में उसको कौन इंडिकेट करता है। तो अब आपके लिए सिंपल हो गया होगा कि यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राजनीति निर्देशक तत्व। राजनीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चीज है जो एक प्रॉपर राज्य किस तरह से संचालित होना चाहिए उसका एक वर्णन है, जो किसी भी देश के किसी भी जगह पे ये फॉलो होता है, लेकिन कोई भी सरकार इसके लिए बाध्य नहीं होती है, इसमें ये कहा गया है। तो यहाँ पे हमें आर्थिक न्याय भी प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे? तो देखो कौन है जो कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? ये हैं के सुंदरम। ठीक है, जीएस ढिल्लो, मनोहर जोशी और हुकुम सिंह ये कभी ना कभी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन के सुंदरम ये कभी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजते हैं? अब देखो डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा गया कि लोकसभा में कितना सीट है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया लोकसभा में कितने सांसदों को भेजा जाता है उत्तर प्रदेश के बाद। तो ये कौन सा है? ये है महाराष्ट्र। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीट है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के पास भी है, पास ही है। उसके बाद है महाराष्ट्र जिसके पास है 48 सीट लोकसभा के सीट्स। ठीक है, ये है दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, इसके पास है टोटल 42 सीट्स। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश भी इसी कैटेगरी में आता था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए, इस कारण से उनके सीटों की संख्या कम हो गई है। और चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे है बिहार जिसके पास है 40 सीट। तो इन चार का नाम आप याद रखना, पहला यूपी 80 सीट, दूसरा महाराष्ट्र 48 सीट, तीसरा पश्चिम बंगाल 42 सीट और चौथा बिहार 40 सीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1940 को। और इसमें अध्यक्ष कौन चुने गए थे? अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जो टेम्पररी अध्यक्ष हुए, और फिर 11 तारीख को चुना गया राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? सिक्किम को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में 36th अमेंडमेंट के तहत। किसके तहत? 36वां संशोधन के तहत। अब यहाँ से देखो मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगर सिक्किम के बारे में पूछा जाए कि इसको एसोसिएट स्टेट, ठीक है, एसोसिएट स्टेट का दर्जा किस संशोधन के तहत प्राप्त हुआ? याद रखना एसोसिएट स्टेट, ये था 35वां संविधान संशोधन, 35th। ठीक है, तो 35वां संविधान संशोधन के तहत इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ, जो सिर्फ इसी के पास था और किसी को नहीं मिला था। लेकिन 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ, इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ये दो चीजें आप याद रखना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आचरण के लिए तो लोकसभा के प्रति हो गया। फिर दूसरा ये पूछा जाता है कि सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। अगर यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। तो किसी भी न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी प्राइमरी जो उसका क्षेत्र है उसमें क्या आता है? तो उसमें देखो, अगर कोई भी ऐसा केस हो जो डायरेक्ट आप उसी कोर्ट में डालते हो तो इसको हम लोग उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बार में सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता को ही बोला जाता है किसी भी कोर्ट का जो प्राइमरी क्षेत्राधिकार होता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निर्णायक मत है। तो देखो, निर्णायक मत क्या होता है? अगर 2 कैंडिडेट हो, ठीक है, दोनों कैंडिडेट में से कोई नहीं जीत पा रहा हो यानी इक्वल वोट आ गया, तो फिर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष के पास पावर होता है, वो लोग निर्णायक मत डालेंगे, यानी वो जिसके पक्ष में वोट डालेंगे वो जीत जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? जब दोनों पक्ष सहबद्ध यानी टाइड हो जाए तो फिर निर्णायक मत का यूज होता है, और ये लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। तो किस बेसिस पे आप कर सकते हो किसी भी सरकार का जो या तो संसदीय रूप है या अध्यक्षीय रूप है, ये आप डिसाइड कैसे करते हो? देखो, ये चुनाव की प्रक्रिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव के आधार पर आप ये डिसाइड करते हो कि वह संसदीय है या अध्यक्ष है। अगर प्रत्यक्ष चुनाव हुआ है तो वो हो जाएगा अध्यक्ष, और अगर इनडायरेक्टली यानी परोक्ष रूप से चुना गया है तो वो हो जाएगा संसदीय, जैसा हम लोग चुनते हैं। और अमेरिका में प्रत्यक्ष चुनाव होता है यानी राष्ट्रपति को डायरेक्टली चुना जाता है। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हम लोग डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, वो इनडायरेक्टली चुना जाता है। तो यही कारण है जिससे आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि यह महाराष्ट्र जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजती है, जो संख्या में है 48। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन सा निर्वाचक मंडल कराता है? तो ये है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। देखो, आपको थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है, अगर ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर देता तो आप यहाँ पे फंस जाते हैं। ऐसे आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। अगर यही आपसे राष्ट्रपति का पूछा जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, तो इसमें हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसका ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राज्यसभा के विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य। इसमें विधान परिषद के सदस्य नहीं आते हैं, सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स कोई भी इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। और पुदुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि पुदुचेरी और दिल्ली ये दोनों आपका यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इनके जो विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं। तो ये है राष्ट्रपति का। और अभी आपने देखा उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का आपको अनुच्छेद पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है? ये है 63। ठीक है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में हैं। और उपराष्ट्रपति से आपको एक और अनुच्छेद पूछा जाता है 64 में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। यानी अगर कोई उपराष्ट्रपति बना ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? 64 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, और 63 के तहत क्या है? ये उपराष्ट्रपति का पद है। तो ये 2 अनुच्छेद है जिसको आपको याद रखना है। अच्छा, अभी के सिनारियो को देखते हुए मैं आपको 2 अनुच्छेद बता रहा हूं जिसके तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यह है एक 64 जो मैंने अभी बताया, और एक है 89। अब दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है। ठीक है, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में 89 मिला तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे कि आंसर 64 उन्होंने पढ़ा हुआ है और यहाँ पे 89 मिल रहा है। तो आपको दोनों याद रखना है। एक्चुअली में देखो 64 में ये है कि उपराष्ट्रपति होंगे राज्यसभा के अध्यक्ष। ठीक है, और 89 में ये कहा गया है कि एक राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। तो ऑटोमेटिकली है कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा वही उपराष्ट्रपति होंगे, यानी जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। इसलिए दोनों आर्टिकल आपका मैच कर जाता है। ठीक है, देखो 3 आर्टिकल और है जो आपको याद रखना है। एक है 65, दूसरा है 66 और एक है 97। ठीक है, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। 65 आर्टिकल 65 इसमें यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करेगा। यह अनुच्छेद 65 में। बस जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही आप याद रखना। ठीक है,
अगला है इसके बाद 66 में क्या कहा गया है? 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो निर्वाचन मंडल है उनके संबंधित चीजें हैं, ठीक है, 66 में। अगला है 97 में ये कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 97 में ये कहा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उनको राज्यसभा के सभापति पद के कार्यों को नहीं करना है, ठीक है। यानी अगर वह राष्ट्रपति के पद को संभाल रहे हैं तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करेंगे, उनका वो अधिकार खत्म हो जाएगा। और वेतन के, जो राज्यसभा के सभापति का वेतन है उसके भी वो हकदार नहीं होंगे। ये 97 में कहा गया है। तो मैंने आर्टिकल जो बताया आप याद रखना, 63 उपराष्ट्रपति का पद, फिर 64 पदेन अध्यक्ष प्लस 89 राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं इस दोनों आर्टिकल के तहत। इसके बाद मैंने बताया 65 में क्या कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करेंगे। 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। और फिर 97 में क्या है? 97 में है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य कर रहे हैं तो उनका जो पद था यानी राज्यसभा के सभापति का वो खत्म हो जाएगा और उस वक्त के लिए, और वह उस वेतन और जो भी भत्ता मिलता है उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा जब तक वह राष्ट्रपति की तरह कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को आप याद रखो। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के भंग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। राज्यसभा को भंग किस तरह से किया जा सकता है? तो राज्यसभा आप जानते हो कभी भी भंग नहीं होता है, लेकिन हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। राज्यसभा को हम लोग भंग कभी नहीं कर सकते क्योंकि वह परमानेंट है, लेकिन हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं और एक मेंबर का जो टेनर होता है वो होता है 6 ईयर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को अधिपत्य दिया है? यानी कौन सा वो संवैधानिक संशोधन है जिसके तहत मूलभूत अधिकारों के ऊपर जो नीति निर्देशक तत्व है उसको दिया गया, यानी निदेशक सिद्धांत को दिया गया। यह 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ है, इसमें अनुच्छेद 31 में संशोधन कर मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को अधिकरण दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद जो मैंने बताया अनुच्छेद 31 में संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन में। ऐसे 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारे अनुच्छेद में संशोधन हुआ था, लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो है मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत। ये कौन से अनुच्छेद में आया? अनुच्छेद 31 में संशोधन के बाद 42वें संविधान संशोधन से 1976 में ये आया। अगला क्वेश्चन है कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हों तो उनका कार्य कौन निभाएगा? यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई नहीं है तो उनका कार्य कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं इन दोनों के एब्सेंट में। लेकिन अगर तीनों में से कोई नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के जो सबसे सीनियर जज होंगे वो इस कार्यभार को संभालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।